First of all, I would like to thank organizer for inviting me for this conference, which has been attended by across the country, and a great number of audience had joined. So my topic is a little bit different than what we have discussed right from the beginning today. I've been asked to talk on a be champion in a managing dialysis unit. So in next 15-20 minutes, हम लोग थोड़ा ये चैंपियन कैसे बने, हमारे डायलिसिस यूनिट मैनेज करने में हम चैंपियन कैसे बने, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. I could already see instruction from Dr. Rajesh Kumar कि थोड़ा क्विक चलना है, तो 20-20 खेलना है अपने को, तो थोड़ा क्विकली जाऊंगा मैं. So before I start my presentation, it would be not fair if I don't remember Madam Acharya. COREP is being a brainchild of her, and I have been closely associated with her for many years, and I have been blessed to work under her guidance. So before I start my presentation, आदरणीय मैडम को नमन करके मैं मेरा प्रेजेंटेशन चालू करूंगा. सो ये चैंपियन बनने का जो बात कर रहे हैं हम हमारे डायलिसिस यूनिट में, हम कैसे चैंपियन बने, तो ये डायलिसिस के जब ये बात करते हैं हम, तो it's dialysis is life-saving procedure in chronic kidney disease treatment, and dialysis is not a simple procedure as we all know. It involves major changes. जैसे कि हम during dialysis acid base balance को balance करते हैं. जैसे हमें पता है कि हमारे patient, most of the chronic maintenance dialysis patients, they are acidotic and they have low bicarbonate. During dialysis we tend to give them lot of bicarbonate, तो उनके बॉडी में एसिड होता है. हम उनके वॉल्यूम स्टेटस के साथ खेलते हैं. प्रॉब्ली दे व्हेन दे कम टू डायलिसिस उनका वेट गेन रहता है. ड्यूरिंग डायलिसिस वी रिमूव लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम देम. प्रॉब्ली ड्यूरिंग डायलिसिस हम 4 या 5 किलो वजन उनका कम करते हैं. So dialysis is, I would say, the best weight loss program around the world. कौन से भी जिम में आप 4 घंटे में 4 किलो वजन 3 किलो वजन कम नहीं कर पाओगे, लेकिन ये डायलिसिस में हम करते हैं. तो ये सब जब भी करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. उसके अलावा हम ड्यूरिंग डायलिसिस एंटीकोएगुलेशन देते हैं, जो कि जरूरत होती है एंटीकोएगुलेशन देना. एंटीकोएगुलेशन देना मतलब हिपैरिन यूज करना, या हिपैरिन के अलावा दूसरे कुछ एंटीकोएगुलेंट होते हैं वो यूज करना. ये सब एंटीकोएगुलेंट होते हैं, वो सब ड्रग्स होते हैं, और ड्रग्स का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स तो होता ही है. तो ये सब जब भी हम करते हैं तो डायलिसिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो मैनेज करने के लिए हमें सीखना चाहिए. अभी थिंक अबाउट इट, 3 बार डायलिसिस के लिए पेशेंट आता है. 3 times a week पेशेंट गेट स्टक विद अ कपल ऑफ नीडल्स. प्रॉब्ली समटाइम्स 2 से ज्यादा नीडल लगती है. उनका ब्लड शरीर से बाहर आता है, मशीन में घूमता है बहुत सारे आइटम के साथ, मीनिंग डायलाइजर है, ट्यूबिंग है, नीडल है, उनके साथ कांटेक्ट में आता है. तो ये सब होते हुए बहुत सारे चेंजेस पेशेंट के बॉडी में हो सकते हैं, और ये ब्लड वापस क्लीन करके पेशेंट के बॉडी में रिटर्न जाता है, और हम डायलिसिस करके पेशेंट को घर भेजते हैं. लेकिन पेशेंट को कुछ नहीं होता है. पेशेंट आराम से घर जाता है, चल के आता है, चल के जाता है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ डायलिसिस. आजकल की जो हम डायलिसिस कर रहे हैं उसमें बहुत सारे एडवांस टेक्निक है, बहुत सारे एडवांसेस हुए हैं. एडवांसेस इन वाटर ट्रीटमेंट, एडवांसेस इन मेम्ब्रेन, एडवांसेस इन डायलिसिस टेक्निक. ये सब चेंजेस हमने लास्ट 3-4 डिकेड्स में देखे हैं. और जो आप लोग आजकल जो डायलिसिस करते हैं, मोस्ट एडवांस मशीनें आपके पास हैं. तो ये सब करने के टाइम हमें सोचना है कि हम पेशेंट के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं. यदि हम ये सोचेंगे तो हम चैंपियन बनेंगे, डायलिसिस में चैंपियन बनेंगे, और वही मकसद है आज के ये टॉक का. तो यदि आपको चैंपियन बनना है तो आपको फोकस रहना पड़ेगा.
अर्जुन के जैसा आपको फोकस रहना पड़ेगा। जो अर्जुन की इनविंसिबिलिटी है, अजयता है, वो आप में आपको लाना पड़ेगी। एक फोकस रख के आपको आपके पेशेंट की केयर करने की जरूरत है। तो जब भी हम डायलिसिस यूनिट मैनेज करने की सोचते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एज आई सेड, dialysis is a complex process. So many things can happen, so many complication can occur. तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है, बी सी, HIV है, दूसरे वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है। तो ये सब चैलेंजेस हमारे डायलिसिस यूनिट में हम देखते हैं। वाटर क्वालिटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत अहम है डायलिसिस यूनिट में। Half of the complication during dialysis, I would say, related to water treatment, be it a machine related or a patient complications, they are water related, water quality related. So if you could maintain water quality in your dialysis unit, your patient would do better. उसके अलावा आपको ये सोचना है कि पेशेंट सेफ्टी देखना है, ड्यूरिंग डायलिसिस ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, पेशेंट की डायलिसिस अच्छी हो। उसके अलावा आपको देखना है कि आपके इक्विपमेंट से डायलिसिस मशीन हो या RO ट्रीटमेंट प्लांट हो, और दूसरे एंसिलरी इक्विपमेंट जो यूज करते हैं, इमरजेंसी इक्विपमेंट है, वो सब ठीक ठाक से चले। आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन करना है। आप जो कंज्यूमेबल यूज कर रहे हैं वो बराबर यूज कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और उसके अलावा पेशेंट के जो क्लिनिकल इंडिकेटर्स है, जैसे हीमोग्लोबिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, पोटेशियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सबको देखना है। आप पेशेंट का क्लियरेंस बराबर करते हैं या नहीं करते हैं, KT भी अचीव करते हैं, यूरिया क्लियरेंस अचीव करते हैं या नहीं करते हैं, वो सब के बारे में आपको सोचना बहुत जरूरी है। ये सब आप सोचेंगे तो पेशेंट के क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाता है। और हमारे लिए पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होना, यही हमारा एक मकसद होना चाहिए। उससे चलते अपने पेशेंट ज्यादा अच्छा लाइफ ऑन डायलिसिस बिता पाए और उनको कम से कम प्रॉब्लम्स हो। तो ये सब करने के लिए आपको अपने जो चैंपियन है उसको जगाना पड़ेगा। तो ये चैंपियन को आप कैसे जगाओगे? चैंपियन बनने के लिए बहुत कुछ सेल्फ रेगुलेशन की जरूरत है। चैंपियंस ऐसे ही नहीं बनते, डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके काम में डिसिप्लिन होना चाहिए, काम में कंसिस्टेंसी होना चाहिए। तो ये सब करोगे तो आप डेफिनेटली आपके डायलिसिस यूनिट के लिए आप चैंपियन बन सकते हैं। Becoming champion is not easy. It's require a lot of practice and a lots of weight. ऐसे ही चैंपियन नहीं बनते, बहुत लगन से मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद चैंपियन बनते हैं। तो आपको यदि डायलिसिस यूनिट का चैंपियन बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पेशेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, पेशेंट को आप कैसे अच्छा रखें उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो हाउ यू कैन बी ए चैंपियन इन योर डायलिसिस यूनिट? आप जब डायलिसिस यूनिट में काम करते हैं तो हैव अ क्लैरिटी ऑन योर वर्क। आप क्या करने जा रहे हो, क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सोचो। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करो। जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है, वो असाइनमेंट को एक अपॉर्चुनिटी करके देखो। आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा। कीप योर कमिटमेंट। जब भी आप कमिटमेंट देते हैं तो उसको रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क एंड परफॉर्मेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट महीने में मैंने तो अच्छा किया तो अगले महीने में मैं क्यों अच्छा करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क। रिस्पेक्ट योर कलीग्स एंड कोवर्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे आपके कलीग्स रहेंगे, कोवर्कर्स रहेंगे, उनके साथ एकदम रिस्पेक्टफुली बर्ताव करना है। बी ऑनेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑनेस्ट टू योर प्रोफेशन, बी ऑनेस्ट टू योर पेशेंट। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली चैंपियन बन जाओगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टैंड अप फॉर योर टीम, स्टैंड अप फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। आप आपके टीम के लिए काम करो, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करो, तभी आप डेफिनेटली चैंपियन बन पाओगे। तो चैंपियन होते कैसे हैं, क्या होते हैं, चैंपियन बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है? चैंपियंस आर ऑलवेज प्रोडक्टिव, दे डू समथिंग प्रोडक्टिव थिंग्स, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। उनमें निगेटिविज्म कभी नहीं रहता है कि वो कौन से भी चीज को निगेटिविटी से नहीं देखते हैं। चैंपियंस आर ऑलवेज रिलायबल एंड दे आर ऑलवेज क्रिएटिव। तो यदि आपको चैंपियन बनना है तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक मेरे हिसाब से आपको अपने लाने पड़ेंगे। प्रोडक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए।
and be an asset to organization. Don't be a liability. No organization will keep you if you are a liability to organization. So be asset to the organization. तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके पेशेंट के लिए क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? आप आपके डायलिसिस प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, प्रोसीजर की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, द काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट यू रेंडर टू द पेशेंट उसकी क्वालिटी बढ़ा सकते हो। जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, उसको फिक्स करना जरूरी है। फ्यूचर प्रॉब्लम जो आते हैं उसको प्रिवेंट करना जरूरी है। फ्यूचर प्रॉब्लम प्रिवेंट करने के लिए वो प्रेडिक्ट करना जरूरी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना सीखो, उनको प्रिवेंट करना सीखो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेटिस्फाई योर कस्टमर। आपके जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, डायलिसिस के पेशेंट है, उनके सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचो, उनको सेटिस्फाई करो, तो आप डेफिनेटली चैंपियन बन सकते हो। अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, जो भी कंज्यूमेबल है, बाकी के रिसोर्सेज है, बी इट इलेक्ट्रिसिटी, बी इट वाटर, बी इट एनी रिसोर्स, बी इट मैन पावर, उसको सेव करना सीखो, उसको अवॉइड वेस्टेज अवॉइड करना सीखो, और क्रिएट रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप मनी सेव करना सीखो और रिसोर्सेज क्रिएट करके पैसा बनाना सीखो। यदि आप करते हो तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेफिनेटली चैंपियन बन जाओगे। जब भी हम चैंपियन की सोचता हूँ, जब भी मैं चैंपियन लोगों की सोचता हूँ, तो ये सब कुछ पर्सनालिटी, ग्रेट पर्सनालिटी मेरे सामने आते हैं। ये सब ग्रेट पर्सनालिटी क्यों है, ये ग्रेट क्यों बने दुनिया में, इन्होंने क्यों ऐसा इम्पैक्ट लाया? क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं कि कुछ भी काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि व्हाट इज इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। जब भी हम सोचते हैं मेरे लिए एक काम में क्या है, तो हम कभी चैंपियन नहीं बन पाओगे। सिर्फ हम हमारे बारे में सोचेंगे। जब भी आप सोचोगे कि व्हाट आई एम डूइंग फॉर इट, तभी आप चैंपियन बन पाओगे। ये सब ग्रेट पर्सनालिटी ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि ये मैं करूंगा तो मेरे लिए क्यों कर रहा हूं, मेरे लिए क्यों, क्या है इसमें, ऐसा नहीं सोचा। तो मैं इनके लिए क्या करता हूँ, मैं मेरे यूनिट के लिए क्या करता हूँ, मैं मेरे कंट्री के लिए क्या करता हूँ, मैं मेरे पेशेंट के लिए क्या करता हूँ, वो सोचना सीखो। या यदि सोचते हैं तो चैंपियन बनना मुश्किल नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हमारे ये, क्या मैं मेरे डायलिसिस यूनिट के लिए चैंपियन हूँ? आपको ये देखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपके अटेंडेंस में कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपके वर्क और रिजल्ट में आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको ईयर बाय ईयर इंप्रूव करना पड़ेगा, ऑलवेज इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। आर यू मूविंग फॉरवर्ड विद अ पर्पस एंड नॉट रेस्टिंग ऑन माय पास्ट अकम्प्लिशमेंट? मैं आगे चल रहा हूँ, कुछ पर्पस के साथ आगे चल रहा हूँ, या मेरे प्रीवियस अकम्प्लिशमेंट है, प्रीवियस कुछ अच्छा काम किया, वो देख के मैं आगे चल रहा हूँ, वो देखना पड़ेगा। डू आई टेक इनिशिएटिव, या मैं मेरे लिए कुछ गोल सेट करता हूँ, मेरे डिपार्टमेंट के लिए गोल सेट करता हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज वे अहेड? बी ऑल दैट यू कैन डू। जो भी आप करना चाहते हो वो सब करो। यू शुड डेवलप द कैन डू एटीट्यूड, नो पेन नो गेन। जब भी कुछ पाना चाहते हो तो पेन तो होता है, कुछ गेन करना चाहते हो तो पेन तो होता है। तो जो भी गैप्स रहेंगे वो फिल करने की कोशिश करनी चाहिए, और ऑलवेज प्रोफेशनलिज्म डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, एक एक मिनट में। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, यदि आप रायगढ़ को भी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की कैपिटल थी, ये फोर्ट रायगढ़ है, वहाँ की ये वो टाइम की एक स्टोरी है। वहाँ पे एक मिल्कमेड थी हिरकनी नाम की, वो दिन में उसका दूध लेके जाके रायगढ़ पे बेचती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दूध बेचते बेचते उसको देर हो गया और अंधेरा हो गया, और अंधेरा होता है तो रायगढ़ का दरवाजा बंद होता था, और नीचे किसी को जाने नहीं मिलता था, ऊपर किसी को आने नहीं मिलता था। तो उस दिन वो नीचे जा नहीं पाई, अंधेरा हो गया, किसी ने उसको नीचे जाने नहीं दिया। लेकिन वो रात को उसका बच्चा था उसके घर में, वो छोटा बच्चा घर में रख के आई थी। वो बच्चे का सोच के वो इधर उधर देखने लगी, और इन मिडनाइट वो पहाड़ से नीचे उतर गई। तो दूसरे दिन महाराज को पता चला कि ये मिल्क मेड थी हिरकनी, वो नीचे उतर गई, और महाराज ने उसको अपने दरबार में बुलाया और पूछा उसको, वो जगह पे लेके गए। वहां पे
कैसे उतर गई वो देखने के लिए। तो जब भी महाराज वहां पे लेके गए उनको, तो उसने कहा कि महाराज मैं अभी यहाँ से नहीं उतर सकती, कल मैं जहाँ जब भी उतर रही थी तभी मेरे को सिर्फ एंड सिर्फ मेरा बच्चा दिख रहा था। तो उनका फोकस वो बच्चा था, इसलिए वो पहाड़ से नीचे उतर गई थी। तो आपको एक फोकस रखना पड़ेगा आपके काम में, आपको स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे, नए नए स्किल एक्वायर करने पड़ेंगे। हमेशा ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं कि कॉपीराइट की सोचते हैं, कॉपीराइट एंड पे बैक। लेकिन अक्सर हमारे जिंदगी में ऐसे कोई लोग होते हैं जिन्होंने हमारे लाइफ के ऊपर कुछ इम्पैक्ट किया होता है। वो हमारी माँ हो सकती है, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं। तो किसी ने अपने लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ बिना सोच के, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन रख के कुछ किया होता है। तो हम भी वो सोचना चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन ना रख के हमें काम करना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चैंपियन बनने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बन सकते हैं? ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा आपके काम में, एक्स्ट्रा आपके बिहेवियर में डाल दो, तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि कुछ सिचुएशन आती है तो हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्ट करना नहीं चाहिए, हम रिस्पॉन्स करना चाहिए। एक छोटी सी वापस एक कहानी सुनाता हूँ। एक पार्टी चल रही थी 5 स्टार होटल में, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी आए थे, और पूरा डांस वगैरह, गाना बना जो जो से चल रहा था। तो उसमें से एक कॉकरोच आता था, एक लेडी के ऊपर बैठ जाता था, और वो कॉकरोच इधर उधर जाता है, ये लेडी से उधर, दूसरे मैन पे, ऐसा घूमते रहता है। और 1-2 मिनट के लिए पूरा हैवॉक बन जाता है वहां पे, और पूरा हल्ला गुल्ला बन जाता है वहां पे। तो वहां से इधर से उधर कॉकरोच बन के एक टेबल पे जाके बैठता है। तो एक एक वेटर वहां पे रहता है, वो ये सब देखते रहता है। और जैसे ही वो कॉकरोच टेबल पे जाके बैठता है, वो धीरे से जाता है, वो कॉकरोच को उठा के लेके बाहर फेंक जाता है। तो ये थोड़े देर पहले जो कॉकरोच वहां पे लोग उसको रिएक्ट कर रहे थे, वो रिएक्शन की वजह से वहां पे हवाक मचा था। वो एक वेटर वो कॉकरोच को पकड़ के लेके जाता है, और वो ये हो जाता है। तो वो वेटर ने वो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड किया है, उसने रिएक्शन नहीं किया। वो पहले वाले जो लोग तो उसको रिएक्शन दे रहे थे। तो ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन, डू नॉट रिएक्ट टू द सिचुएशन। और जो भी आप शेयर कर रहे हो आपके कलीग के साथ, आप कलीग के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं, तो वो ग्रेशियसली शेयर करो, और ऑलवेज एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं है, वो करेगा, अब मेरे को क्या लेना देना। तो आपकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना सीखो, आपके खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करो। तो आप आपके डायलिसिस यूनिट के लिए चैंपियन बन जाओगे। आपको उसके लिए आपको टीम वर्क करना पड़ेगा, आपके टीम के साथ रहना पड़ेगा, तो आप चैंपियन बन सकते हैं। नेवर गिव्स एनी एक्सक्यूजेस। जो भी बात रहते हैं, हम लोग अक्सर ऐसे सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए हम ये नहीं कर पाए, आज ट्रेन लेट थी इसलिए हम नहीं पाए। लेकिन आप सोचो कि आप यहाँ पे जो इमेजेस देख रहे हैं, ये स्टीफन हॉकिंस है, ये बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट और क्वांटम फिजिसिस्ट है। इनको 21 की उम्र में एक रेयर डिसीज हुआ था जिसको मोटर न्यूरॉन डिसीज बोलते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे को ये डिसीज हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी सोचा नहीं। वो काम करते रहे, और बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने अपने अपने फील्ड में ले लिए। दूसरा एग्जाम्पल है रानी रामपाल, अपनी हॉकी की कैप्टन। वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आई है, तभी उन्होंने सोचा नहीं का, वो एक्सक्यूजेस दिए नहीं, वो खेलती रही, लगन से खेलती रही, और अपना काम, अपने काम करते रही, और अपनी कामयाबी हासिल की। तो नेवर गिव्स एनी एक्सक्यूजेस, और नेवर गिव अप। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, हमें सक्सेस नहीं मिलता है, तो हारना नहीं है। जो हारते हैं वो कभी उभरते नहीं।
तो जीतने की आदत डालो, और जीतने की आदत कंसिस्टेंटली होनी चाहिए। वो कंसिस्टेंटली जब ये आएंगे तो आप चैंपियन बन जाओगे। तो कैसे आप चैंपियन बन पाओगे आपके डायलिसिस यूनिट के लिए? आपको पेशेंट को हैप्पी रखना पड़ेगा, आपके पेशेंट लंबा लाइफ जीते इसके लिए ऊपर काम करना पड़ेगा, पेशेंट को क्वालिटी सर्विस देने के बारे में सोचना पड़ेगा, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेस है वो उसके ऑप्टिमाइज करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कैसे भी सिचुएशन में आए हैं, कैसे भी परिस्थिति में आए हैं, हमारा मकसद ये होना चाहिए वो फिट रहे। हमारे क्रोनिक मेंटेनेंस डायलिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं वो फिट रहे, अच्छा लाइफ बिताए, एक अच्छा रिहैबिलिटेशन उनका हो, उसके बारे में हमको काम करना पड़ेगा। ये सब चीज हम करते हैं तो डेफिनेटली हम हमारे डायलिसिस के यूनिट के लिए चैंपियन बन सकते हैं। So at the end of the day, I would, and lastly, I would like to say that drugs, machine, dialyzer, cannula, and the patient access have greatly been changed over the last several decades. So we need to make sure that our patients are doing everything we can do to improvise the quality of care that we deliver to our patient. At all the time, remember that each patient must be treated with a great degree of care. Look at the practice, see if there is opportunity to provide a better care than your patients. So if you could do that, your patient would be thankful to you. Thank you very much.